बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 ऑन इक्वालिटी। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि इक्वालिटी आखिर में होती क्या है, क्या भारत में सच में इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, क्या हमारी सोसाइटी में भी इक्वालिटी उतनी ही मिलती है जितनी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कही गई है। तो आइए इसमें हम डिस्कस करते हैं। तो चैप्टर में ना सबसे पहले हमको ये समझना ज़रूरी है कि आखिर इक्वालिटी होती क्या है। यहाँ पे जो शब्द बड़ा सा लिखा है ना कि हाईलाइटेड कि ऑन इक्वालिटी, यानी कि इक्वालिटी होती क्या है। इक्वालिटी का मतलब होता है बच्चों, दो लोग हैं ना अगर, तो उनको इक्वली ट्रीट करना, या फिर कोई इंसान किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, है ना, उनको इक्वल ट्रीट करना कहलाता है इक्वलिटी, यानी कि समानता। यानी कि आपकी क्लास में कोई बच्चा अगर अपर कास्ट का है, कोई बच्चा अगर लोअर कास्ट का है ना, तो टीचर उन दोनों को सेम तरह से पढ़ाए, सेम भावना से पढ़ाए, सेम तरह से उनको शिक्षा प्रदान करे। इसको हम कहते हैं इक्वालिटी, यानी कि सभी को एक समान अधिकार देना। आइए चैप्टर में देखते हैं। चैप्टर में यहाँ पे है ना हमको एक लंबी सी लाइन दिखाई देती है, पेज नंबर 1 से लेकर के पेज नंबर 2 तक। ये लाइन क्यों लगी है बच्चों? ये लाइन लगी है इलेक्शन डे में। ये सारे लोग वोट डालने के लिए खड़े हैं, और यहाँ पे ना बच्चों आपको एक चीज़ देखने के लिए मिलेगी, कुछ यहाँ पे टीचर हैं, कुछ ट्रेडर है, कुछ स्टूडेंट है, कुछ डोमेस्टिक वर्कर है। ये सबसे मेन कैरेक्टर आएंगे इसके। कौन से? कांता देवी एंड सुजाता कुमारी। ये दोनों फ्रेंड हैं, और ये दोनों क्या काम करती हैं? ये दोनों काम करती हैं डोमेस्टिक वर्कर है, मतलब ये लोग घर में, दूसरों के घर में साफ सफाई का काम करती हैं। तो इन दोनों की ना कहानी को लेके, इनकी दोनों की बातचीत को लेके हमको इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। देखिए, जो कांता देवी होती हैं, जो कि सुजाता की फ्रेंड है, हाउस वर्कर हैं, तो वो सुजाता से कहती हैं कि सुजाता देखो, कितनी अच्छी बात है कि हमारे देश में सभी वोटर, जितने भी मतदाता, जितने भी वोट डालने वाले लोग हैं ना, सबको इक्वल ट्रीट किया गया है। हमारे पीछे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हमसे अमीर हैं, हमसे शायद जाति में भी ऊंचे हों, लेकिन हमको भी उतना ही चांस दिया गया वोट डालने का जितना उन लोगों को है, और लाइन में हम उनसे जल्दी आने के कारण आगे खड़े हैं। ठीक है, तो इतनी बात करते हैं ना, सुजाता कहती है हाँ ऐसा तो बिल्कुल सच है, सच बोल रही हो कि हमारे देश में ना सब सिटीजन, सभी लोगों को एक जैसे राइट होते हैं वोट डालने के लिए। तो इतना ही बात करते करते ना कांता का टर्न आ जाता है वोट डालने का। तो कांता अंदर जाके ना बटन दबाने से पहले सोचती रहती हैं कि मैं किसको वोट दूं। तो उनके मन में आता है जिसने भी पानी की पाइप लाने का हमारे एरिया में ना वादा किया था, मैं उसको वोट दूंगी। आगे जब वो बढ़ते हैं, जब वो बाहर निकलते हैं, तो यहाँ पे हमको इक्वालिटी का थोड़ा सा उल्टा देखने के लिए मिलता है। लाइन में तो हमको कैसा देखने के लिए मिल रहा था कि अमीर गरीब हर धर्म के, कोई भी जाति के लोग, कोई भी प्रोफेशन के लोग एक ही लाइन में खड़े थे, यानी कि एक जैसे ही खड़े थे। लेकिन जब ये लोग बाहर निकलते हैं वोट डाल करके, तो ये लोग देखते हैं ये लोग गरीब हैं थोड़े से, तो ये लोग पैदल चल के अपने घर की ओर जाते हैं। लेकिन कुछ अमीर लोग ना काफ़ी सारी अच्छी अच्छी गाड़ियों से आते हैं और कारों से अपने घर घर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाया है कांता देवी साहब को नमस्ते कर रही हैं, यानी कि ये उनके साहब है जिनके घर में ये डोमेस्टिक वर्क यानी कि साफ सफाई का काम करती हैं। वो फिर बात करती हैं कांता से कि गुड़िया जो है मेरी बेटी, गुड़िया कांता देवी की बेटी का नाम है। तो कांता देवी कहती हैं गुड़िया मेरी बेटी थोड़े दिन से बीमार पड़ रही है, तो आज क्या करती हूँ, शाम को साहब के घर जब काम करने जाऊँगी तो साहब से थोड़ा एडवांस मांग लूँगी। पेमेंट जो होती है ना महीने की जो उनकी तनख्वाह होती है उसको थोड़ा सा पहले और ज़्यादा मांग लूँगी, ताकि मैं अपनी बेटी का इलाज करा पाऊँ। जब वो घर जाती हैं तो वो अपनी गुड़िया को एक ग्लास में पानी या दवाई कुछ भी देती हैं और कहती हैं कि तुमको इसको पी करके अच्छा लगेगा, और शाम को जब मैं काम से वापस में आऊँगी ना, तो तुमको मैं हॉस्पिटल ले जाऊँगी ताकि तुम अच्छे से ठीक हो सको। जब वो उसको ये वादा करके घर से बाहर निकलती हैं, काम पे निकलती हैं, तब वो देखती हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारी गंदगी है। तो उनके मन में आता है कि यार इतनी गंदगी है, तभी तो गुड़िया शायद मेरी बेटी बीमार पड़ी है। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड पेज में जब हम आते हैं तो हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है कांता बाई यहाँ पे उनके साहब के घर में काम कर रही हैं, जो कि उस वोटिंग लाइन में भी उनके साथ खड़े थे। ठीक है, तो उनके घर में काम करती हैं और अपनी मैडम से ना थोड़ा एडवांस मांगती हैं। मैडम से बोलती हैं कि मेरी बेटी बीमार है, मुझे थोड़ा सा एडवांस की ज़रूरत है, मतलब मुझे इलाज के लिए कुछ पैसे जल्दी चाहिए। तो उनकी मैडम उनको पैसे देती हैं, और पैसे देते वक्त कहती हैं मैं तुमको पैसे तो दे रही हूँ कांता, लेकिन तुम इसकी आदत मत बना लेना।
ठीक है। यहाँ पे एक पैराग्राफ है बच्चों, ये पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। इक्वल राइट टू वोट, मतलब वोट डालने का इक्वल राइट। बच्चों इसको पूरा पढ़ने से मतलब नहीं, मैं आपको मेन बात बता देता हूँ। यहाँ पे एक बहुत ही हाईलाइटेड पॉइंट में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है? मतलब इंडिया में रहने वाला हर एक इंसान जिसकी एज 18+ है, यानी कि जब आप अगर जब 18+ हो जाओगे ना, जब आपकी एज 18 से ज़्यादा हो जाएगी ना, तब ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस जाति से हो या फिर भारत के किस कोने से आते हो, किस कास्ट से हो, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको वोट डालने का समान अधिकार होगा जितना किसी अन्य इंसान को होगा, ठीक है। वोट डालने का अधिकार सबको उतना ही होता है जितना किसी गरीब को होगा, उतना किसी अमीर को होगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ना, ये हमको एक वोटिंग राइट बताता है कि कैसे 18+ इंसान को वोट डालने का अधिकार होता है, ज़रूरी नहीं है वो किस कास्ट का हो। इसके बाद बच्चों क्या होता है, कुछ समय के बाद जब वो पैसे लेकर के अपने घर जाती है और अपनी बेटी गुड़िया को अपनी गोद में लेकर के एक अस्पताल की लाइन में खड़ी होती है, तब कांता के मन में ये आता है, क्या जो जैन मैडम है जिन्होंने मुझे पैसा दिया, जिनके घर में काम करती हूँ, अगर क्या उनकी बेटी या उनका बेटा भी बीमार पड़े तो क्या उनको भी लाइन में खड़े रहने की ज़रूरत पड़ेगी? तो इसका आंसर है नहीं, उनको लाइन में खड़े रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका आंसर है तो नहीं, कि अगर जैन मैडम की बेटी और उनका बेटा कोई भी अगर ऐसा बीमार पड़ते तो उनको ऐसे लाइन में खड़े रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है बच्चों कि जब बात वोटिंग की आती है, जब बात किसी ऐसी इक्वलिटी की आती है जो गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन हमको प्रोवाइड करती है, तो वहाँ तक तो हमको काफ़ी इक्वलिटी देखने के लिए मिलती है कि सब लोग लाइन में लग करके वोट डाल रहे हैं, किसी को धक्का मुक्की नहीं, सबको उतना ही इक्वल राइट है। लेकिन जब बात आती है हमारे सोसाइटी की, बात आती है हमारे समाज की, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अचानक से वो लाइन वाइन टूट जाती है और पैसे वालों की मौज हो जाती है। पैसे वाले पैसा दे करके अपना इलाज बहुत बढ़िया तरीके से करा सकते हैं, जैसा कि कांता के केस में हमने डिस्कस किया, और उनको अपने बेटी के इलाज के लिए एक लंबी चौड़ी सी सरकारी अस्पताल की लाइन में खड़ा होना पड़ता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अदर काइंड्स ऑफ इक्वलिटी, कि हमको और कौन कौन सी इक्वलिटी हमारे देश में देखने के लिए मिलती हैं। तो बच्चों इस पैराग्राफ में हमको ये देखने के लिए मिलता है कि कांता जैसे काफ़ी सारे लोग जो कि हमारे देश में रहते हैं और वो बीइंग पुअर यानी कि गरीबी से जूझ रहे हैं, वो हमारे देश में गरीबी से रहते हैं, काफ़ी डिफरेंट वे में वो कमाते खाते हैं अपना, ठीक है। लेकिन हमको ना हमारे रूरल इंडिया में, खास करके गाँवों में, शहरों में ना, हमको काफ़ी सारी इनइक्वलिटी देखने के लिए मिलती है। इनइक्वलिटी किस बेसिस में मिलती है बच्चों? कास्ट सिस्टम, यानी कि किसी की जाति छोटी, किसी की जाति बड़ी, यानी कि जो बड़ी जाति के लोग रहते हैं ना, वो छोटी जाति के लोगों को दबा के रखते हैं, यानी कि उनको काफ़ी सारे राइट्स नहीं होते। बच्चों काफ़ी सारे दलित लोगों को, दलित यानी कि छोटी जाति के लोगों को काफ़ी मंदिरों में घुसने की और क्लास में सबके साथ बैठने की, एक ही घड़े से पानी पीने की, ये सारी आज़ादियाँ नहीं होती हैं। और क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि अपर कास्ट के लोग उनको दबा कर रखना चाहते हैं। तो इसको समझने के लिए ना ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की, यहाँ पे वो एक दलित राइटर थे, बहुत ही फेमस दलित राइटर थे, उन्होंने एक अपने ऊपर की ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है जूठन। और उसमें उन्होंने उस बुक में लिखा है कि कैसे मेरी क्लास में सभी बच्चों को एक मैट में बैठने के लिए मिलता था। मतलब एक मैट, पहले तो, आजकल तो बेंच चलती है, पहले एक मैट बिछा दी जाती थी, ऐसे फॉर एग्जांपल एक मैट बिछा दी जाती थी, सब बच्चे इसमें बैठते थे। लेकिन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो कि एक छोटी जाति से बिलोंग करते थे, उनको टीचर कहते थे कि तुम बाहर बैठो, ठीक है। वो अपने आगे बुक में लिखते हैं कि मुझे सबके साथ बैठने के लिए नहीं मिलता था, मुझे सबके साथ खेलने के लिए नहीं मिलता था, मैं किसी को छू नहीं कर सकता था, ठीक है। और जो मेरे टीचर थे ना, जो उसके ओम प्रकाश जी के टीचर थे, वो उनको कहते हैं कि स्वीप द स्कूल, है ना। मतलब उनके हेड मास्टर कहते हैं ओम प्रकाश जी को कि अब स्कूल में झाड़ू लगाओ। ऐसा क्यों हुआ? क्या स्कूल में स्वीपर्स की कमी पड़ गई थी? ऐसा नहीं है, जबकि वो उनका घमंड था कि दलित व्यक्ति को मैं बैठा के पढ़ा नहीं सकता हूँ, उसको छू नहीं सकता हूँ, बल्कि मैं उसको साफ सफाई के काम में लगा दूँ, ऐसा उनका था। तो बच्चों आगे ना वो बुक में लिखते हैं कि इतनी ज़्यादा डस्ट होती थी कि मेरा पूरा का पूरा फेस और पूरे मेरे मुंह के अंदर भी काफ़ी सारी डस्ट आ जाती थी, ठीक है। जो बाकी के चिल्ड्रन थे मेरी क्लास में, बाकी के बच्चे थे, वो तो पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन मैं बाहर झाड़ू लगा रहा था, और हेड मास्टर जो हमारे स्कूल के हेड मास्टर थे, वो खड़े खड़े आराम से देख रहे थे,
ठीक है। मतलब ये हमको देखने के लिए मिलता है कि हमारे देश में काफ़ी सारे टीचर्स की भी ऐसी मेंटलिटी है कि कोई इंसान अगर छोटी जाति का है ना तो उसको दबा कर रखा जाए, उसको वो इक्वल राइट ना दिए जाएं जो किसी बड़ी जाति के बच्चों को मिलते हैं। ठीक है। और बच्चों ये तो बात हो गई यहाँ पे कास्ट की। अब बच्चों रिलीजन के बेसिस में यानी कि धर्म के बेसिस में भी हमारे यहाँ काफ़ी सारे हमको भेदभाव देखने के लिए मिलते हैं। अब यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की। और अंसारी और ऑब्वियसली अंसारी है तो वो क्या होंगे, मुस्लिम्स होंगे। तो वो मुस्लिम्स ना काफ़ी जगह पे अपार्टमेंट खोजते रहते हैं, शायद उनका ट्रांसफ़र हुआ होगा किसी नए शहर में, तो वो काफ़ी जगह पे शहर खोजते हैं। तो जब वो शहर में जब वो काफ़ी सारी जगह पे घर खोजते हैं ना तो लोग उनको घर दिखाते हैं, और जब वो उनका नाम जानते हैं ना कि उनका नाम अंसारी है, वो एक मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं, तब वो उनको घर देने से मना कर देते हैं। और ये भी बच्चों इनइक्वालिटी हुई। ठीक है। इनइक्वालिटी ऐसी हुई कि आप ना उनके धर्म का मजाक उड़ा रहे हो, उनके धर्म को बोल रहे हो कि आप अगर इस धर्म से बिलोंग करते हो तो मैं आपको घर नहीं दे सकता। ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। बच्चों डिग्निटी का मतलब क्या होता है? डिग्निटी का मतलब होता है गरिमा, यानी कि एक मतलब अच्छे से जीने को ही डिग्निटी कहते हैं। मतलब आप सबके अंदर ना एक सेल्फ रिस्पेक्ट होगी। सेल्फ रिस्पेक्ट कैसी कि आपकी भी एक रिस्पेक्ट है। ठीक है। आपकी डिग्निटी है, आपकी डिग्निटी को ख़राब करने का अधिकार किसी का भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन भी ऐसा कहता है, हर इंसान को ना अपनी डिग्निटी से जीने का अधिकार होता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है कि जब लोगों को अनइक्वल ट्रीट किया जाता है, मतलब किसी इंसान के साथ भेदभाव किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर एक लाइन में आप खड़े हो और आपके साथ एक इंसान और खड़ा हो सकता है वो आपसे थोड़ा सा पैसों में ज़्यादा अमीर हो, तो अगर आपको कैसा लगेगा कि अगर कोई उस इंसान का काम हो जाए, आपका काम नहीं हो, या फिर किसी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए किसी अमीर इंसान को आगे कर दिया जाए और आपको पीछे कर दिया जाए, भले ही आप पढ़ने में कितने अच्छे हो, तो आपकी क्या होगी बच्चों? डिग्निटी क्या होगी? वायलेटेड होगी। डिग्निटी क्या होगी? ख़राब होगी। आपकी गरिमा ख़राब होगी, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपको अपने आप में बेइज्जती सी लगेगी कि मेरे साथ ये क्या हुआ, मतलब मेरे पास पैसे कम होने की वजह से मुझे शिक्षा उतनी अच्छी नहीं मिल पा रही है ना। यहाँ पे एक मूवी का सीन दिया गया है। यहाँ पे एक आदमी है जो एक बच्चे से अपना शू पॉलिश करवाता है, और शू पॉलिश करवाने के बाद उसको वो पैसा फेंक के देता है। जब वो फेंक के पैसा देता है तो वो बच्चा जो रहता है ना, तो भले ही गरीब रहता है लेकिन कहता है मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता हूँ। तो वो साहब क्या करता है, वो पैसे को उठा के उसके हाथ में देता है, तब वो उस पैसे को लेता है। इसका मतलब है कि किसी की भी गरिमा ना किसी का अधिकार नहीं है कि किसी की गरिमा को वायलेट करे, किसी की गरिमा को ख़राब करे, है ना। मतलब इसका सीधा सा अर्थ ऐसा ले सकते हैं, किसी की बेइज्जती करने का अधिकार किसी का भी इस देश में नहीं है। ठीक है। आगे जानते हैं इंडियन डेमोक्रेसी, यानी कि जो इंडियन डेमोक्रेसी है उसमें इक्वालिटी कैसी होती है, कि लोगों की समानता कैसी है। तो यहाँ पे लिखा है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज एवरी पर्सन एज इक्वल। मतलब जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज इक्वल। ठीक है। तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, संविधान क्या कहता है कि इंडिया का हर एक इंसान इक्वल है। ठीक है। वो इंडिविजुअल चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी ट्राइब, या फिर शिक्षा में ही कैसा। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने MBA किया है और आपने सिर्फ 12th तक पढ़ाई की है। ठीक है। तो क्या सरकार MBA वाले को कहेगी कि आप वोट डाल सकते हो और 12th पास को बोलेगी वोट नहीं डाल सकते? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। भारत के जो संविधान है ना, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके नज़र में सब सेम है। अगर फीमेल है, फीमेल को भी मेल जितना ही वोट डालने का अधिकार होगा और बाकी चीज़ों का अधिकार होगा। आइए आगे देखते हैं इस चैप्टर में कि हमको आगे किस किस तरह की इक्वलिटी हमारे देश में देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे एक अपना पार्लियामेंट हाउस बना है। पार्लियामेंट हाउस को कौन उठाया हुआ है? हमारे देश के नागरिक उठाए हुए हैं। ये ज़रूरी नहीं है, मतलब हमारा देश सबके बाहर से, मतलब हमारे देश में सभी लोग हमारे देश को उठाने के लिए, हमारे देश की इतनी सुंदर गरिमा को बनाए रखने के लिए सभी उतने ही ज़रूरी हैं। चाहे इसमें कोई भी जाति के या फिर कोई भी धर्म के लोग हों, सभी जाति के लोग जब मिलके खड़े होते हैं तभी हमारा देश इतना अच्छा सा सुंदर सा बनता है। आगे इधर पे बच्चों क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे एक बहुत ही ज़रूरी लाइन लिखी हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में ना सब एक समान है, यानी कि जो एक प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट यानी कि हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति, मतलब देश के राष्ट्रपति से लेकर के जो एक छोटी सी वर्कर कांता, उन सबको उन्हीं नियमों को मानना पड़ेगा जो नियम
मतलब जो नियम कांता मानेंगी ना, ज़रूरी नहीं है कि राष्ट्रपति उस नियम को छोड़ दें कि हम बड़े इंसान हैं, हम कैसे किसी नियम को मान सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। संविधान की नज़र में यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में कांता को और प्रेसिडेंट को सेम रूल्स को फॉलो करना होता है। फिर दूसरी चीज़, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ। इसका मतलब होता है बच्चों कि कोई भी इंसान ना, उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। किस बेसिस में? कि उसका धर्म अलग है तो उसके साथ भेदभाव कर दो, उसकी कास्ट, उसकी रेस यानी कि नस्ल उसकी कुछ भी अलग हो, या फिर वो साउथ इंडिया से हो, नॉर्थ इंडिया से हो, कहीं से भी हो ना, उसके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। उसको ये नहीं कहा जा सकता कि तुम फॉर एग्जांपल दिल्ली से हो तो तुमको हम यहाँ नहीं आने देंगे, तुम साउथ इंडिया से हो तुमको यहाँ नहीं आने देंगे। ठीक है। और बच्चों सबसे मेन चीज़ है अनटचेबिलिटी। बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 17, उसमें लिखा हुआ है प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि छुआछूत को बंद किया गया है। बच्चों पहले हमारे देश में क्या देखने के लिए मिलता था कि काफ़ी सारी छुआछूत देखने के लिए मिलती थी। जो बड़ी जाति के लोग होते थे ना, वो छोटी जाति के लोगों को छूते नहीं थे और कहते थे कि तुम गंदे हो, ठीक है, तो हम तुमको नहीं छुएंगे, हम तुमको छुएंगे तो हम अशुद्ध हो जाएंगे, है ना। ऐसी अनटचेबिलिटी देखने के लिए मिलती थी। लेकिन हमारे संविधान यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इसको हटा दिया गया है टोटली। आज के ज़माने में अगर आपके साथ कोई भी अनटचेबिलिटी करता है, कोई भी ये कहता है कि तुम इस स्पेशल जाति के हो या स्पेशल रिलीजन के हो इसलिए मैं तुमको नहीं छू रहा हूँ, तो आप उस चीज़ के ऊपर कंप्लेन दायर कर सकते हैं, और ये बिल्कुल सही है। अच्छा, नीचे हमको देखने के लिए मिलता है कि गवर्नमेंट ने इक्वलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए काफ़ी तरीके अपनाए। मान लीजिए जो पब्लिक प्लेसेस रहती हैं, तो पहले के ज़माने में क्या होता था बच्चों कि पब्लिक प्लेस में फॉर एग्जांपल टेंपल भी आती है, एक मंदिर आती है, तो मंदिर के अंदर ना सिर्फ बड़े बड़े जाति के लोग जा सकते थे, और जो दलित होते थे ना, जो छोटी जाति के लोग होते थे या फिर दूसरे धर्म के लोग होते थे, अगर वो चाहे भी मंदिर में जाना ना तो वो नहीं जा सकते थे, क्योंकि जो बड़े धर्म थे, जो सॉरी बड़ी जातियाँ थी ना हिंदू धर्म के अंदर, उनका बोलबाला ज़्यादा था। ठीक है। उनका कहना यह था कि छोटी जाति वाले आएंगे तो हमारी मंदिर अशुद्ध हो जाएगी। ठीक है। तो अब ऐसा है, गवर्नमेंट और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कैसा कर दिया था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कोई भी पब्लिक प्लेस, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो प्लेग्राउंड हो, चाहे वो स्कूल हो, कहीं पे भी इस बेसिस में किसी इंसान को आने से मना नहीं किया जा सकता कि वो किसी और जाति का है। मतलब अगर किसी बच्चे को प्लेग्राउंड में खेलने से मना किया जाता है और कहा जाता है कि तुम इस जाति के हो, अगर तुम इस जाति के हो तो तुम प्लेग्राउंड में नहीं खेल सकते हो। ठीक है, मैं जाति का नाम नहीं लूँगा स्पेसिफिक। तो अगर कोई स्पेसिफिक जाति को मना किया जाता है कि तुम प्लेग्राउंड में, मंदिर में या फिर स्कूल में नहीं जा सकते हो, तो ये टोटल प्रोहिबिटेड है, ये गलत है, और इसके खिलाफ आप गवर्नमेंट को कंप्लेन कर सकते हो, जिसे उस इंसान को सज़ा होगी। और बच्चों सरकार ने ना काफ़ी सारी ऐसी स्कीम चलाई, काफ़ी सारे ऐसे फंक्शन चलाए जिससे समाज को ये मैसेज दिया जा सके कि भारत में सभी लोग एक हैं। इसमें से बच्चों एक बहुत ही ज़रूरी है मिड डे मील। मिड डे मील क्या होती है बच्चों? जो गरीब बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं ना, उनको खाना दिया जाता है, दोपहर का उन्हें लंच दिया जाता है। ठीक है। तो बच्चों जो लोग गरीब होते हैं उनके माँ बाप सोचते हैं कि कम से कम हम तो उतना कमा करके अच्छे से नहीं खा सकते, तो कम से कम बच्चे ही स्कूल जाएं ताकि उनको खाना मिले। तो बच्चों वो खाने के चक्कर में ना अपने बच्चों को स्कूल भेजते थे। तो स्कूल में क्या रहता था, पहले बच्चे सुबह से लेकर के दोपहर तक पढ़ेंगे, फिर दोपहर को उनको खाना खिलाया जाएगा, फिर उनकी छुट्टी हो जाएगी। इसके तहत क्या हुआ बच्चों, वो लोग खाने के चक्कर में ही सही वो लोग स्कूल आना स्टार्ट हो गए, और स्कूल आने से उनकी पढ़ाई लिखाई और वो समझ सके कि छुआछूत जो हमारे साथ होती है ना, वो एक कानूनी अपराध है, और इसके खिलाफ हम कंप्लेन कर सकते हैं पुलिस में या फिर कहीं भी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। बच्चों गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे प्रोग्राम चलाए। ठीक है, जो जैसा बेसिक मैंने आपको बता दिया है, मिड डे मील टाइप का, लोगों को हेल्प करने का, यानी कि लोगों को ये बताना कि आपके साथ जो छुआछूत होती है, आपको जो कहीं आने जाने से रोका जाता है आपकी जाति के बेसिस में, आपको मंदिर में घुसने नहीं दिया जा सकता, और आप इस चीज़ में ओके हैं, तो आपको ओके होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और ये बिल्कुल भी कानूनन अपराध है। ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर करता पकड़ा जाता है ना, तो उसको जेल भी हो सकती है, और आप कंप्लेन कर सकते हो। ये बच्चों थोड़ा सा आगे इस चैप्टर में बढ़ते हैं। इस चैप्टर में ना यहाँ पे बेसिक वही चीज़ थी कि मिड डे मील के तहत ही उनको स्कूल बुलाया जाने लगा। आइए देखते हैं, यहाँ पे एक फ़ोटो है बच्चों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को हमारे जो कंट्री है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, तो फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है।
ठीक है। देखिए आगे हम पढ़ते हैं इश्यूज ऑफ इक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेसीज। बच्चों देखिए हमारा भारत में तो हमने पढ़ लिया कि भारत में ना जाति के बेसिस में, मतलब जाति और धर्म, हमारे देश में सबसे ज़्यादा क्या देखा जाता है कि ये उस जाति का है, ये उस धर्म का है, तो उसको छुआ नहीं जाए। जैसा कि हमने मिस्टर एंड मिसेस अंसारी वाला पढ़ा था, एंड ओम प्रकाश वाल्मीकि की ऑटोबायोग्राफी में भी पढ़ा था कि उनके साथ कैसा भेदभाव हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ना बात आती है दूसरे विदेशों में। जो भारत है ना, भारतवर्ष में ऐसा नहीं है कि भारत में ही सिर्फ भेदभाव होता है, बाहर के देशों में भेदभाव आता है। अगर मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल के तौर पे समझा सकूं, तो हमारे भारत में जैसे कास्ट और रिलीजन के बेसिस में भेदभाव होता है, लेकिन बाहर की कंट्रियों में, खास करके अमेरिका में हमको एक चीज़ देखने को मिलती है। आपको बताता हूँ, जिसको हम कहते हैं यूएसए में हमको एक चीज़ बच्चों देखने के लिए मिलती है, काले और गोरे का भेद देखने के लिए मिलता है। यानी कि जो काले लोग होते हैं ना, उसको अफ्रीकन अमेरिकन कहा जाता है, ये लिखा हुआ है अफ्रीकन अमेरिकन, यानी कि काले अमेरिकन कहा जाता है। और जो गोरे होते हैं ना, उनको नॉर्मल अमेरिकन कहा जाता है। तो वहाँ पे ना गोरे लोगों को बड़ा माना जाता है और काले लोगों को छोटा माना जाता है। और काले लोगों को लेकर के ना पहले काफ़ी सारे भेदभाव हमको देखने के लिए मिलते हैं। उनको छुआ नहीं जाता था, उनको उतने अधिकार नहीं दिए जाते थे जितने गोरे लोगों को दिए जाते थे। मतलब वो लोग रंग के आधार पर बच्चों भेदभाव किया करते थे। अब यहाँ पे हमको कुछ एग्जाम्पल भी देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पे ना बच्चों हमको एक चीज़ देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। ये एक लेडीज़ होती हैं, ये एक होती है अफ्रीकन अमेरिकन, यानी कि एक काले रंग की लेडी, जिनका नाम होता है रोज़ा पार्क्स। ये क्या है बच्चों, पूरे दिन का काम करके ना काफ़ी थकी हुई होती है। तो पहले के समय में क्या रहता है वहाँ पे अमेरिका में, कि जो काले लोग जैसे फॉर एग्जांपल सीट में बैठे हैं, उनके सामने कोई गोरा इंसान आ जाए ना, तो उनको अपनी सीट छोड़नी पड़ती थी और उनसे ज़बरदस्ती उनकी सीट छुड़ा ली जाती थी, ये बोल करके कि तुम काले हो और तुम छोटे हो, तुम खड़े रहो, हम बड़े हैं, हम बैठेंगे, है ना। ऐसा करके उनसे सीट छुड़ा ली जाती थी। लेकिन वो जो रोज़ा पार्क्स थी, ये लेडीज़ थी, वो खुद ही क्या थी, काफ़ी थकी हुई थी, पूरा काम करके दिन भर से आ रही थी। तो उन्होंने अपनी सीट से उठने के लिए मना कर दिया और उन्होंने ये कहा कि हम काले हैं तो क्या हुआ, लेकिन हमें भी उतना ही अधिकार होना चाहिए जितना सीट के ऊपर तुम गोरे लोगों का है। तो इन्हीं की बात सुन के ना बच्चों काफ़ी सारे अफ्रीकन अमेरिकन यानी कि काले लोगों ने ना काफ़ी सारा वहाँ पे मूवमेंट्स उठाए, है ना। अब देखिए यहाँ पे सिविल राइट ऑफ 1964 की बात आती है, ये मैं आपको आगे समझाता हूँ। जो बच्चों इन्होंने रोज़ा पार्क्स यानी कि जो ये अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी, इनकी बात सुन के काफ़ी सारे मूवमेंट हुए, काफ़ी सारे आंदोलन हुए और आंदोलनों में कहा गया कि यार ये काले गोरों का भेद कब तक हमारे देश में रहेगा। आज हम इतना आगे बढ़ गए हैं, लेकिन आज भी हम काले गोरों का भेद करके गोरों को बड़ा और कालों को छोटा बता रहे हैं। तब बच्चों ना इतनी मांगों के बाद सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964, इसको आप थोड़ा सा मार्क कर लीजिए, जो 1964 का सिविल राइट एक्ट था अमेरिका में अंदर, उसके बेसिस में डिस्क्रिमिनेशन, जो काले और गोरे के चक्कर में ना जो बेसिस की वो किया जाता था, भेदभाव किया जाता था कि काले लोग छोटे हैं, गोरे लोग बड़े हैं, ऐसा करके कहा जाता था, वो 1964 के सिविल राइट एक्ट के तहत हटा दिया गया। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों यहाँ पे हमको ना एक नॉर्मल सी चीज़ देखने के लिए मिलती है, चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि एक डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र देश को चलाने के क्या चैलेंजेस होते हैं। तो बच्चों इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें बेसिक चीज़ है। देखिए हम किसी भी कंट्री को ना ऐसा नहीं कह सकते कि वो कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक है, यानी कि कम्प्लीटली इक्वल है। वहाँ पे ना कुछ ऐसे हमको इशू देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें हमको ये अक्सर देखने के लिए मिलता है कि अनइक्वलिटी, यानी कि कोई काले गोरे का भेद कर रहा है, कहीं पे कास्ट का भेद चल रहा है, कहीं पे ये कह रहे हैं कि लोग दूसरी कंट्री से आए हैं, हमें इन्हें मारना चाहिए, हमें इनके भगा देना चाहिए। तो ऐसा ना काफ़ी सारे देशों में ऐसा देखने के लिए मिलता है, ऐसी कम्युनिटी देखने के लिए मिलती हैं। ऐसा सिर्फ इंडिया में नहीं है कि यहाँ पे जात पात को लेकर के भेदभाव किया जाता है, बाकी के देशों में हमने अफ्रीकन अमेरिकन इनके बारे में पढ़ा, है ना। तो ऐसे लोग होते हैं। और आगे ना हम इस बुक में यही पढ़ते आए हैं कि डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए डेमोक्रेसी कोशिश करती है, यानी कि जो लोकतांत्रिक सरकार होती है ना, वो ये कोशिश करती है कि उस देश में जो भी जातियां रहती हैं, जो भी लोग रहते हैं, वो सारे प्रेम से रहें और सारे इक्वल से रहें।
यानी कि किसी को भी बड़ा किसी को भी छोटा कह के उनका भेदभाव ना किया जाए और सबकी डिग्निटी को मेंटेन किया जाए, यानी कि सबकी गरिमा को मेंटेन किया जाए और सबकी गरिमा को बढ़ाया जाए। ठीक है, यहाँ पे बच्चों चैप्टर हमारा खत्म होता है। आपसे ना एक क्वेश्चन पूछना है, इसको मैं इसी वीडियो के बीच में मैंने आपको बताया है। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारतीय जो संविधान है उसका जनक किसको माना जाता है, उसका फादर किसको माना जाता है। ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, चौथा है सुभाष चंद्र बोस। इसका आप ना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, तो मुझे एक आइडिया लगेगा कि आप लोग एक्टिव थे क्लास में या नहीं थे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप चैनल थोड़ा सपोर्ट कर सके और आगे ऐसे ही वीडियोस काफ़ी सब्जेक्ट्स की आती रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Please like the video, share the channel and subscribe the video for more NCERT series.